नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की। बिहार की सियासत में अब रुपौली विधानसभा की चर्चा खूब जोर शोर से चल रही है। रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव होना है और उसके लिए एक तरफ बीमा भारती अब ताल ठोक कर मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी हैं, तो दूसरी तरफ सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि बीजेपी जेडीयू का प्रत्याशी कौन होगा और अब वहां पर क्या कुछ समीकरण निकलकर सामने आएंगे। कहा जा सकता है कि बिहार की सियासत अब एक तरफ से रुपौली पर फोकस होती हुई दिखाई दे रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव जी, अब ये कहा जा रहा है कि बिहार की सियासत रुपौली शिफ्ट कर गई है। आखिर रुपौली को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? नहीं, देखिए उदय जी, दरअसल में आपको ये पता है कि रुपौली से बीमा भारती जो है वो जेडीयू से पहले वहाँ से विधायक हुआ करती थी, और जब बिहार में सरकार का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था उस समय बीमा भारती नीतीश कुमार को सपोर्ट नहीं करके आरजेडी को सपोर्ट किया था बीमा भारती ने, और उसके बाद फिर जेडीयू से रिजाइन करके आरजेडी से टिकट ले लोकसभा का चुनाव भी वो लड़ी थी और जेडीयू के विधायक पद से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में बीमा भारती तीसरे नंबर पर चली गई थी। उसके बाद जो है सो बीमा भारती की बड़ी किरकिरी हुई, आरजेडी की भी बड़ी किरकिरी हुई, और उसके बाद जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, रुपौली विधानसभा चुनाव के लिए जो उपचुनाव के लिए जो है वो तिथि की घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा कर दी गई, और 10 जुलाई को वहाँ पर वोटिंग होनी है। वहाँ पर जो है वो जेडीयू की तरफ से कलराज महतो जो है वो उनको वहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया। फिर हुआ कि भाई नहीं, अब बीमा भारती को वहाँ से उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा, तो बीमा भारती ने विरोध किया और यह कहा कि उनके पति को कम से कम आरजेडी उस पर भी सहमत नहीं हुई। फिर माले की तरफ से एक प्रपोजल दिया गया आरजेडी को कि वह सीट जो है वो माले को दे दे, लेकिन आरजेडी तैयार नहीं हुई। फिर अंततः बीमा भारती अपने पति के साथ जो है वो लालू प्रसाद यादव के आवास पर पहुंचती है और जा करके लालू प्रसाद यादव से वो मिलती है, उनका पैर छू करके उनको प्रणाम करती है। वो फोटो भी विधिवत वायरल होता है सोशल मीडिया पर। और उसके बाद फिर परसों जो है वो बृहस्पतिवार को रुपौली से बीमा भारती जो है वो बतौर आरजेडी उम्मीदवार वहाँ से नॉमिनेशन देती है। देखिए, अब लड़ाई वहाँ काफ़ी दिलचस्प इसलिए हो गई है क्योंकि वहाँ पर शंकर सिंह, जो कल तक एलजेपी आर के मेंबर हुआ करते थे, रामविलास पासवान की पार्टी से विधिवत वो चुनाव भी लड़े थे, विधायक का जीते भी थे वहाँ से, उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ करके वहाँ से इंडिपेंडेंट वो फाइट कर दी है। अब उन फाइट करने के बाद समस्या क्या बढ़ गई है कि वो सीधे तौर पर जो है वो जेडीयू का वोट काटेंगे, यानी एनडीए का वोट काटेंगे, और एनडीए का अगर वो वोट काटते हैं तो निश्चित तौर पर जीत जो है फिर बीमा भारती को हो जाएगी। हालांकि अभी तक वहाँ पर चुनौती बहुत ज़बरदस्त बीमा भारती को मिल रही है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि पप्पू यादव की जो है वो भूमिका बड़ी है इस पूरे प्रकरण में, और पप्पू यादव इस बार बीमा भारती को हरा करके, इवन की बीमा भारती तीसरे नंबर पर चली गई थी और वो चुनाव जीत करके लोकसभा पहुंचे, और उन्होंने पहले ही पीसी में कहा था चुनाव जीतने के बाद कि तेजस्वी यादव को जो है वो उसकी औकात वो बताएंगे। तो पप्पू यादव किस तरफ सपोर्ट करते हैं? क्या वो बीमा भारती को सपोर्ट करते हैं? चूँकि कांग्रेस एलाइज है, वो बीमा भारती उम्मीदवार है, तो ऐसी स्थिति में एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पप्पू यादव अगर बीमा भारती को सपोर्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर लड़ाई जो है वो फिर वन साइडेड हो जाएगा, यानी कि बीमा भारती बनाम जेडीयू की लड़ाई में जो है वो लड़ाई वन साइडेड। अगर वो सपोर्ट नहीं करते हैं, अगर वो जेडीयू को सपोर्ट कर देते हैं, जो कि जिसकी संभावना बहुत कम दिख रही है, तो हो सकता है कि वो शंकर सिंह को सपोर्ट कर दें, जो कि नॉर्थ लिबरेशन आर्मी के अध्यक्ष भी रहे हैं, काफ़ी चर्चित चेहरा हैं, विधायक भी वहाँ से रहे हैं। और अगर उनको वो सपोर्ट करते हैं तो इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें रुपौली जहां विधानसभा का चुनाव हो रहा है वहां से पप्पू यादव अच्छा खासा लीड लेते दिखे थे लोकसभा के चुनाव में। तो ऐसी स्थिति में फिर जो है वो पप्पू यादव जिसको सपोर्ट करेंगे उसका पलड़ा जो है भारी पड़ता दिखेगा। तो निश्चित तौर पर जो भी आपने कहा वो पूरी तरीके से सही है कि इस वक्त पूरी राजनीति जो है वो रुपौली जाकर के शिफ्ट हो गई है, और तमाम राजनेताओं की नज़र भी, बल्कि अब वहाँ पर जाकर नेता कैंपेन भी करना शुरू कर दिए। बीजेपी के नेता कुछ दिन पहले दिलीप जायसवाल जाकर के वहाँ पर रैली को संबोधित किया है। धीरे धीरे जेडीयू के नेता भी जाकर के वहाँ पर रैली को संबोधित करेंगे, क्योंकि वह सीट तो प्रतिष्ठा की सीट जो है वो उदय बनी हुई है। जी उदय जी, बिल्कुल। और जो जीतेगा उसके बाद चूंकि तुरंत विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो यहाँ जो जीतेगा उसकी हनक भी थोड़ी कायम होगी। देखिए, कहावत भी है, जो जीता वही सिकंदर, जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा। तो और जो जीतेगा, ये एक तरीके से आप यह कह सकते हैं कि यह चुनाव जो है वो लिटमस टेस्ट भी है।
क्योंकि 2025 के अक्टूबर में विधानसभा चुनाव, हालांकि 3 विधानसभा की सीटें अभी और खाली हुई हैं, जो विधायक थे वो लोकसभा जीत करके गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अब वो विधायक वहाँ पर भी चुनाव आयोग को चुनाव कराना है, तो चुनाव आयोग वहाँ चुनाव करवा पाती है या फिर अब अगले साल ही विधानसभा का जो चुनाव होगा उसी में उसको भी चुनाव करवाएगी, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा। तो अगर चुनाव नहीं करवाती है तो फिर ये चुनाव जो है वो 2025 के विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जाएगा। जो पार्टी चुनाव लड़ेगी निश्चित तौर पर वो सिकंदर कहलाएगा और वो उसकी बादशाहत भी बनी रहेगी, उसका जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी बना रहेगा। और यही वजह है कि इस चुनाव को जीतने के लिए जेडीयू भी पूरी ताकत लगाएगी, आरजेडी भी पूरी ताकत लगाएगी, यानी कि इंडी गठबंधन भी पूरी ताकत लगाएगा और एनडीए भी पूरी ताकत लगाएगा। जी उदय जी।